Hello friends. So today is second lecture of unit 4. In this lecture we will study about total head. Okay. So static and total head value. As compared to reciprocating compressor, the velocities encountered in centrifugal compressor are very large. ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के स्पीड कम होता है तो उसमें जो वेलोसिटीज़ होती है, जो फ्लूइड की वेलोसिटीज़ होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर. इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की जब हम स्टडी करते हैं तो हमको टोटल हेड क्वांटिटीज़ के बारे में बात करना पड़ता है. और टोटल हेड क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें हम जो एयर जो फ्लो हो रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी को भी कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं हम टोटल हेड. ठीक है. अब हम एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको अगर इलाबोरेट करना है तो हम एज्यूम करते हैं एक हॉरिजॉन्टल पैसेज दिख रहा है आपको, 1 से 2 एक हॉरिजॉन्टल पैसेज दिख रहा है. इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और वर्क ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है. मतलब जो सिस्टम है हमारा वो एडियाबैटिक है और इसमें किसी प्रकार का वर्क इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. ठीक. तो अब 1 और 2 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच अगर मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, U1 प्लस P1V1 प्लस C1² 2 is equal to U2 plus P2V2 upon C2² 2. U1 internal energy, P1V1 flow over, C1 velocity at section 1 and the right hand side values are corresponding values there section 2. Okay. अब U प्लस पी वी क्या होता है, H होता है, एंथैल्पी होता है, हमको पता है. तो इट कैन बी रिप्लेस बाय H1 प्लस C1² 2 प्लस इज इक्वल टू H2 प्लस C2² 2. U1 प्लस P1V1 इज इक्वल टू H1 एंड U2 प्लस P2V2 इज इक्वल टू H2. Okay. Now this, we know that this enthalpy is a function of temperature alone. So this H1 can be written as Cp into T1 and H2 can be written as Cp into T2. Okay. It means that Cpt plus C²/2 is a constant quantity. ठीक है. तो from steady flow energy equation we have reduced our equation to Cp into T plus C²/2 is a constant quantity. This is our equation 1. ठीक. Okay. Now this temperature T is called static temperature. ये जो टेम्परेचर T दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे स्टैटिक टेम्परेचर. और ये स्टैटिक टेम्परेचर क्या होता है कि अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है या एयर फ्लो हो रही है, एयर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो ऐसा टेम्परेचर लिया हुआ जैसे थर्मामीटर भी उस एयर के साथ उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से एयर मूव कर रही है. मतलब दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं. और जब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तब जो टेम्परेचर थर्मामीटर शो करेगा वी कॉल्ड इट एज अ स्टैटिक टेम्परेचर. तो यहाँ पे जो T है दैट इज स्टैटिक टेम्परेचर. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड टू गिव टेम्परेचर राइज. क्यों? क्योंकि तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो भी फ्लूइड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक टेम्परेचर. ओके. अब देखिए क्या हुआ. अब वो जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसको मैं अगर सडनली उसको स्टॉप कर दूँ अंडर रिवर्सिबल कंडीशन, उसको रेस्ट में ले आऊँ अंडर रिवर्सिबल कंडीशन, तो क्या होगा, जो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. और जैसी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी उस फ्लूइड का प्रेशर भी बढ़ेगा, उस फ्लूइड का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल. दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन फ्लूइड ब्रॉट एट रेस्ट सडनली is called stagnation temperature और total head temperature and pressure. ठीक है. स्टैटिक मतलब क्या कि अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फ्लूइड के साथ मूव कर रहा है और तब जो रीडिंग दे रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक रीडिंग. और जब फ्लूइड को मैंने सडनली रेस्ट कंडीशन में ला दिया तो क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी और उसी कारण क्या होगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा. और तब जाके जो प्रेशर और टेम्परेचर होगा हम उसको बोलेंगे स्टैग्नेशन और टोटल हेड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है. तो दिस Cp T प्लस V²/2 या C²/2 इज इक्वल टू Cp T0. और नाउ दिस T0 इज कॉल्ड स्टैग्नेशन टेम्परेचर. T इज स्टैटिक टेम्परेचर एंड T0 इज स्टैग्नेशन टेम्परेचर विच इज योर इक्वेशन 2. ठीक है. तो अब हम इसको टेम्परेचर वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे और बाकी सब चीज़ को एक तरफ रखेंगे. तो T0/T इज इक्वल टू V²/2 इंटू Cp. Cp आके डिनोमिनेटर में हो गया. नाउ हम we can find the stagnation temperature because we know velocity of fluid, we know specific heat and we know static temperature by measuring instrument. So T0 can be calculated. Now to calculate pressure we use simple adiabatic formula P0/P
इज इक्वल टू T0/T गामा अपॉन गामा माइनस 1। T0 स्टेगनेशन टेम्परेचर हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, T अपने को पता है, P अपने को पता है, तो P0 इस इक्वेशन से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन 4 एंड P एंड T आर कॉल्ड स्टैटिक क्वांटिटीज एंड P0 एंड T0 आर कॉल्ड स्टेगनेशन क्वांटिटीज। ओके, नाउ जो हमने टोटल हेड और स्टैटिक क्वांटिटीज पढ़ा है, इसको हम TS प्लॉट में क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो जब फ्लूइड फ्लो होता है रोटरी कंप्रेसर में, ठीक है, ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन, जब कंप्रेस होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण और शॉक के कारण एडिड फॉर्मेशन होता है, उसके कारण बहुत सारे लॉसेस होते हैं। ठीक है, इस लॉसेस के कारण क्या होता है, इंटरनल जनरेशन ऑफ हीट होता है, हीट इंटरनल जनरेशन होती है और एक्चुअल में जितना टेम्परेचर उसका पहुँचना चाहिए था उससे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है हमको कंप्रेशन होने के बाद। अगर हम आइडियल कंडीशन में देखेंगे तो सपोज हम कंप्रेस कर रहे हैं एयर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड को 80 डिग्री कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड ऑल अदर थिंग उसका टेम्परेचर 80 ना होकर क्या हो जाता है, 82 या 83 या 84 हो जाता है। ठीक है, दिस रिजल्ट इन प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन एंट्रोपी। इसके कारण क्या होता है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है, एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं रहती है। मतलब अगर मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ और वहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन नहीं है तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई। लेकिन अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, तो वो आइसेंट्रोपिक नहीं हो सकती। लेकिन अगर मेरे को उसको आइसेंट्रोपिक रखना है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रखना है, तो क्या होगा, जैसे जैसे हीट रेजिस्टेंस के कारण जो एंट्रोपी बढ़ रही है, जो हीट बढ़ रही है, उसको मुझे निकालना पड़ेगा सिस्टम से। और अगर मैं उसको निकालते जाऊँगा तो सिस्टम विल बी इन कांस्टेंट एंट्रोपी और प्रोसेस विल बी isentropic process, लेकिन at that time it is not adiabatic process. So ideally isentropic, if we have to make the process isentropic it cannot be adiabatic, and if you want to make it adiabatic it cannot be isentropic. तो देखिए अब यहाँ पे अपन देखते हैं, पहले स्टैटिक का देखते हैं। स्टैटिक और स्टेगनेशन में हमने देखा वेलोसिटी हेड का डिफरेंस होता है, तो दिस इज इक्वल टू C2²/2CP एंड दिस वन इज इक्वल टू C1²/2CP। तो 1 से 2 डैश गया, 0.1 से लेके यहाँ तक T2 डैश तक, दिस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एंड 1 से 2 तक गया, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ स्टेगनेशन प्रॉपर्टीज 0.1 से लेके 0.2 डैश तक गया और एक्चुअल में क्या हो रहा है, 0.2 तक जा रहा है, जो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं है, जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये 2 और 0.2 के बीच में C2²/2CP का डिफरेंस है, और 1 और 0.1 के बीच में C1²/2CP का डिफरेंस होगा। C1 और C2 क्या है, वेलोसिटीज। नाउ आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी, ओके, इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर राइज, आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज टू द एक्चुअल टेम्परेचर राइज। तो आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज क्या है, आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज ये है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन। तो अगर मैं स्टेगनेशन की बात करूँ तो T02 डैश माइनस T01 ये हो गया मेरा आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज, और एक्चुअल टेम्परेचर राइज क्या है, T02 माइनस T01। तो इट इज आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी द रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक टेम्परेचर राइज अपॉन एक्चुअल टेम्परेचर राइज बेस्ड ऑन टोटल वैल्यू। अब हम आइसेंट्रोपिक इन स्टैटिक वैल्यू में देखिए तो ये हमारा 1 से लेके 2 तक हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, और 1 से लेके ये 2 तक हमारा एक्चुअल प्रोसेस है, 1 से लेके 2 डैश तक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ओके, तो आइसेंट्रोपिक क्या हो जाएगा, T2 डैश माइनस T1 अपॉन T2 एक्चुअल टेम्परेचर राइज T2 माइनस T1 बेस्ड ऑन स्टैटिक वैल्यू। तो दिस इज अवर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। अब जो कंप्रेसर है वो पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, ठीक है। तो अब जब वो कंप्रेसर वर्क करेगा तो हमको इम्पेलर को वर्क एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी हमको उसको देना पड़ेगा। तो जो हमारा इक्वेशन था जिसमें हम अभी देख रहे थे कोई भी वर्क का इंटरेक्शन और हीट का इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि सिस्टम जो है वो इंसुलेटेड है जिसमें हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इट इज़ पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस, तो हमको वर्क उसमें करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन में मॉडिफाई किए, पहले इक्वेशन C2²/2 तक था, इसमें वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है तो माइनस W किए। It can be replaced by T01, it can be replaced by T02, okay. So our work can be written as Cp T01 minus T02. So what one is a product of specific heat
at constant pressure. Cp is specific heat at constant pressure and stagnation temperature rise. Okay, stagnation temperature कितना राइज हो रहा है? जब फ्लूइड एक जगह से इम्पेलर के इनलेट और इम्पेलर के आउटलेट में जा रहा है तो टेम्परेचर राइज हो रहा है. कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है? इनटू मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल गिव हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव टू डू टू कंप्रेस दैट एयर. ओके, सो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इट्स T02 डैश. हमने देखा इसको T02 डैश माइनस T01 अपॉन T02 माइनस T01. Cp से हम ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो गया? Cp T02 डैश माइनस T01 क्या हो जाएगा? ये हमारा आइसेंट्रोपिक वर्क हो जाएगा और नीचे में जो है Cp T02 माइनस T01 एक्चुअल वर्क हो जाएगा. तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कैन बी stated as isentropic work upon actual work or it can be stated as isentropic temperature rise or actual temperature rise. Thus the isentropic efficiency of a rotary compressor will be defined as the ratio of isentropic compression work or actual compression work. Okay, so this is the theory portion of our total head and static head value. Okay, so in next class we will start our centrifugal compressor theory, its important part and its working. We will discuss that in next class. Thank you.